क्लास सिक्स चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज सब कुछ। अब 7 चैप्टर लेंगे आज हम, लोभ का फल। ये एक कहानी है, इसको ध्यान से सुनना। लोभ का मतलब है लालच। अब लालच का क्या फल मिला, इस कहानी में कौन है मेन कैरेक्टर। देखो, किशन ने अपनी मेहनत तथा लगन से संपन्न किसानों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया था। किशन इसका हीरो है मेन, मतलब हीरो क्या, इसमें मेन कैरेक्टर है। तो संपन्न किसान यानी अमीर किसानों की श्रेणी में किशन ने अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे, यानी अमीरी का। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी पूछ रहे थे, उसको घमंड भी था इस बात का। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते थे, ऊपर से तो एकदम आराम से बात करते थे उसे, लेकिन अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता था। जब उससे सहा नहीं गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग किशन से बैर रखने लगे, यानी दुश्मनी। ठीक है। एक दिन किशन अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने किशन को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है, यानी सतलुज नदी के पार से आ रहा। वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं, यानी अमीर हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी है और व्यावहारिक भी, यानी उनका बिहेवियर भी अच्छा है। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो, अधिक लोग बाहर है, यानी कि एक कोई बाहर से विदेशी किसान आकर के उसको न्यूज़ दे रहा है कि सतलुज के पास में उपजाऊ ज़मीन मिल रही है और वहाँ पर वो लोग सोच रहे हैं कि अपनी कॉलोनी बसाएं और वहाँ पर अच्छे लोग आएँ और तो फ्री में ज़मीन लेंगे, ऐसा कुछ। किशन अपने गाँव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट है, गाँव के लोगों का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन गाँव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुँचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित ज़मीन से उससे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी। वह मेहनत से खेती करने लगा, जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित ज़मीन से उसे उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया, नहीं अमीर हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। किशन आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया, यानी उसको आदत हो गई और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है, यानी कि उसकी ज़मीन इनफ नहीं है इतना कुछ कमाने में। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता, यानी कि उसको लालच आ रहा था कि मेरे पास और ज़मीन होती तो मैं और अमीर हो जाता। यह मनुष्य का स्वभाव है, उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है, यानी कि ह्यूमन नेचर है कि वो जिसको जितना मिलता है ना वो और लालच करता है कि काश मेरे पास और होता। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत यानी बिताने के हेतु किशन के किवाड़ खटखटाया और अपना हेतु बताया, यानी कारण बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। किशन प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेतीबाड़ी की चर्चा हो गई। अब सौदागर ने उसे बताया कि नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतना अधिक उपजाऊ जमीन है, खाली है, पड़ी है, चाहे जितनी लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही किशन नेतानी नदी के पार जमीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी भी आरंभ कर दी। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर वो और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती, कोल कोई कास्ट है, उसने देखा कि नदी के किनारे ज़मीनें सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। मतलब वो पैसे कमाते थे, पशु पालते थे और शिकार करते थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। किशन ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य
बता दिया। दुभाषिया नहीं होते जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करते हैं, उनको हिंदी मीनिंग समझाते हैं, वैसे लोगों ने भी किशन का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। किशन के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। किशन ने कहा कि मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सामने खड़े हो गए, सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिया ने बताया कि यह हमारा मुखिया है। दुभाषिया यानी 2 भाषाएं जानने वाला ट्रांसलेटर। किशन भी उसके सामान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाली और सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने किशन की भेंट सहर्ष से स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को किशन के आने का उद्देश्य बताया कि भाई ये किशन क्यों आया, सरदार को बताया उन्होंने। अब सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर किशन से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी ज़मीन ले लो। अब किशन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पड़ी हो जाए। जब सरदार ने किशन की शर्त मान ली तब किशन ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। किशन चकित हुआ और बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप लो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चले उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले न लौट सके तो मैं तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। किशन ने सोचा कि मैं दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत ही मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। अब यह बात पक्की हो गई। अगली सुबह की प्रतीक्षा कर थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। विचारों की विशालता में ज़मीन का ही बिंदु घूमता रहा, यानी वो थॉट्स उसके यही होते रहे कि मैं इतनी ज़्यादा ज़मीन नाप लूँगा, इतनी ज़्यादा ज़मीन नाप लूँगा। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा जिससे से अधिक ज़मीन घेरी जा सके। इतनी ज़मीन घेर लूँगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी नहीं जा सके। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपने में भी यही बातें बनी रही। किशन ने सवेरे उठकर आदमी को जगाया जो उसके साथ गया था। उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाया गया। जब सब इकट्ठा हो गए, सरदार भी आ गए। तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। किशन 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था। लालच करता, देखो अभी वो चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया किशन को लेकर टेकड़ी पर पहुंचा। टेकड़ी यानी एक ऐसे हाइट होता ना, वहाँ पर अपनी रोएदार टोपी को उतार कर टीले पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। किशन ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले यह तय नहीं था कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकड़ी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई पर उसने खाना नहीं खाया। टोकरी उतारकर कंधे पर रखी और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से मतलब दूर से जो सीन होता है ना, फिर जो चीज़ वहाँ पर होती है वो बहुत छोटी छोटी दिखती है। उसने सोचा काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था। उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया जिससे पता चले कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता था और वह चलता जाता था। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। अब वह कुछ थकान का अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद नहीं आ जाए। खाना खाने
से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नाप कर वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे ज़मीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दे। उपजाऊ यानी जिस पर अच्छी खेती हो सकती है। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगा दिया, अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया, टेकड़ी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि अब अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर चला था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकड़ी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकड़ी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान लगाया, यानी वहाँ पॉइंट लगा दिए। अब किशन इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उड़ती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने वॉस्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए जो उसने जैकेट वगैरह पहनी थी। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। किशन भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। किशन जान गया कि टेकड़ी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकड़ी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। किशन ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वह आंख मूंदकर टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास वह मुंह के बल गिरा और मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। किशन का नौकर दौड़कर आ गया। उसने किशन को उठाना चाहा। किशन के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और किशन पर हंस भी रहे थे। नौकर ने किशन के लिए कब्र खोदी और उसे उसी में दफना दिया। किशन के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन पर्याप्त थी, यानी कि अब मरने के बाद उसको कितनी जमीन चाहिए थी? 2 मीटर। अब इसका संदेश क्या है? लालच का परिणाम कभी कभी बेहद खतरनाक होता है। इसके लेखक है टॉलस्टॉय। ये इंग्लिश की जो कोई थी कहानी, उसको स्टोरी थी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ बताया गया। तो अब देखो उसने कितना लालच किया और अंत में उसको मृत्यु मिली। और मृत्यु मिली तो उसको जब ज़मीन में दबाया तो सिर्फ 2 गज ज़मीन के नीचे ही दबा। वो उसकी इतनी नापी हुई ज़मीन कहाँ गई? मर गया आखिर वो। ओके, ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है पूरा अच्छे से।